So hi everyone, my name is Naveen Singh Bhandari and today we are going to start lecture. पता नहीं कौन सा लेक्चर है यार, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का। क्या क्या पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में? बहुत सारी मैग्नेटाइजिंग टर्म्स हैं, उनको पढ़ेंगे। और उससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक देखना है, फ्लक्स। तो जिस तरीके से आपको याद है, आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था, उसी प्रकार से आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या देखेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? सेम जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वही हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। सेम, कोई डिफरेंस नहीं है सच। देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में क्या किया था? टॉर्क किया था और वर्क डन वगैरह किया था, ठीक है। तो आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, देखो। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? आपको याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया, हाँ या ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया से पास हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसका मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिफाइंड एज the number of magnetic field lines passing through a unit area is called magnetic flux. It is denoted by phi। किससे दिखाते हैं इसे? फाई से। कैसा होता है? अगर ये हमारे पास एक ए एरिया है, आप सभी को पता होगा यार, ये तो है ना यार, एक हमारे पास अगर ये ए एरिया है, ये हमारे पास एक ए एरिया है, अगर हमारे पास एक ए एरिया है और इस ए एरिया के अंदर से कुछ फील्ड लाइन पास हो रही है, इस ए एरिया के अंदर से कुछ फील्ड लाइन पास हो रही है, तो ये बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है इस ए यूनिट एरिया से, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा हम सभी जानते हैं, वी नो दैट जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी के, याद होगा। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, है ना। वहां पे क्या था? ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होगा? बी ए कॉस थीटा, खत्म। ये फर्स्ट हो गया। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी उतनी ज्यादा फ्लक्स होगा। कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उतना ज्यादा क्या होगा? एरिया से पास होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो फ्लक्स भी ज्यादा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी तो फ्लक्स भी ज्यादा। और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों आया? इसका जिक्र हमने चैप्टर नंबर 1 में भी कर रखा है, बराबर है? यस। तो फ्रॉम 1 to 3 मैं बोल सकता हूं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ए कॉस थीटा, और बी ए की जगह क्या प्रोपोर्शनल का साइन लगेगा? कांस्टेंट लगेगा, तो फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। जो कांस्टेंट यहाँ पे लगता है के, उसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। तो ये आ गया हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला, बी ए कॉस थीटा। कितना आ गया? बी ए कॉस थीटा। अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। देखो, अगर फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। एक एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, दैट इज फ्लक्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी कब आती है? जब स्केलर प्रोडक्ट होगा। स्केलर प्रोडक्ट यानी मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बी डॉट ए और डॉट हटा के क्या आ जाता है? कॉस थीटा। तो ये ऐसे आ रहा होगा, इसीलिए कॉस थीटा आता भी है। वो स्केलर है तो स्केलर कब आएगा? जब ये स्केलर प्रोडक्ट होंगे, तो यानी कॉस थीटा आएगा, बराबर है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। अब बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
बेटा बी की यूनिट हो गई बी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है टेस्ला, और एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और बेटा टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही शास्त्रों में, इसी को शास्त्रों में वेबर बोला गया है, वेबर, जिसको हम डब्ल्यू से दिखाते हैं, डब्ल्यू, वेबर इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर इज वेबर। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ये उसकी यूनिट हो गई टेस्ला मीटर स्क्वायर वेबर, बराबर है, हाँ या ना, यस, क्लियर है, यस। अब यहां से ना, अब याद है आपको गॉस, गॉस ने गॉस लॉ दिया था इलेक्ट्रोस्टैट में, वही गॉस का एक लॉ मैग्नेटिज्म के अंदर भी है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस ने मैग्नेटिज्म के अंदर क्या लॉ दिया, मेरी बात को सुनना। सबसे पहले गॉस ने जो अपना लॉ दिया था, गॉस ने क्लोज सरफेस के लिए दिया था, किसके लिए दिया था, क्लोज सरफेस के लिए। मैं इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहा हूं, वीडियो वगैरह ऑन है ना बेटा, है ना, यस। मैं इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैट में जो गॉस ने अपना लॉ दिया था, वो किसको लेके दिया था बेटा, वो उसने क्लोज सरफेस को लेके दिया था, किसको लेके दिया था, क्लोज सरफेस को। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, अगर कोई चार्ज होता है, अगर कोई क्या होता है, चार्ज होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। गॉस ने ये बोला था कि अगर कोई चार्ज है, मान लो, अब चार्ज के अंदर सीन क्या है ना, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू एग्जिस्ट कर सकता है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू एग्जिस्ट, मतलब भैया आप कहना क्या चाह रहे हो, अरे जो चार्ज होता है एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और डाइपोल जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, चार्ज में एक सिंगल प्लस क्यू एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ हाँ हो सकता है, पर क्या कभी ऐसा एक मैग्नेट होगा जिसका सिर्फ नॉर्थ ही नॉर्थ पोल हो, जिसका सिर्फ नॉर्थ ही नॉर्थ पोल हो, कोई ऐसा होगा, नहीं होगा। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेट के अंदर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, अगर नॉर्थ है तो साउथ भी होगा, पर चार्ज में क्या है, सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, क्या है, मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू रख दूं, यहाँ पे एक माइनस क्यू रख दूं, वो अलग अलग एग्जिस्ट कर जाएगा, पर मैग्नेट नहीं करता है ऐसा। तो मेरी बात को ध्यान सुनना, इसीलिए गॉस ने पता है क्या बोला, गॉस ने इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर बोला था कि तुम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, हमने कहा हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं फाई इज इक्वल टू में बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, कहता भाई बी रखोगे ए रखोगे कॉस थीटा निकालोगे, ऐसे करके फ्लक्स कैलकुलेट करोगे। तो गॉस ने इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर क्या बोला कि फाई इज इक्वल्स टू में, हमारे पास फाई इज इक्वल्स टू में, उसने बोला फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला है Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। याद है कि किसी भी एरिया के लिए जो फ्लक्स होगा उस पे गॉसियन सरफेस बनाओ क्लोज, उसके अंदर चार्ज इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट क्या दे देगा, आपको फ्लक्स की वैल्यू दे देगा। इसी प्रकार से मैंने कहा गॉस से, गॉस मैग्नेटिज्म के अंदर कोई फॉर्मूला है, अब कायदे से गॉस क्या बोल सकता था, अगर तुम कंपेयर ही कराना चाहो, तो गॉस क्या बोल सकता था, क्यू की जगह क्या आ जाता, एम यानी पोल स्ट्रेंथ, और एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आता, ऐसा कुछ होता, पर ऐसा होता नहीं है, एक सेकेंड है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता, क्योंकि मैग्नेट के अंदर मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, तो गॉस ने एक बात बोली कि भैया ऐसा है ना, ऐसा है क्लोज सरफेस के लिए अगर इंटीग्रल ई डॉट डी ए करें हम लोग, याद है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये क्या बता रहा है, क्लोज सरफेस, क्या होता था, क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए था। मैग्नेटिक के लिए गॉस ने ये बोला कि फाई इज इक्वल टू फॉर क्लोज सरफेस बी डॉट डी ए विल बी इक्वल टू जीरो। भैया जीरो का है वे, तो जीरो इसलिए कि गॉस ने बोला मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, यहां पे मोनो चार्ज एग्जिस्ट करता था, तो वहां मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, तो इस ए एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, लेकिन मैग्नेट में क्या है, डाइपोल एग्जिस्ट करता है, अगर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उतनी वापस भी आएगी, हाँ कि ना,
हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं किसी क्लोज सरफेस से जितनी निकलेगी उतनी वापस भी आएगी वापस। तो किसी क्लोज सरफेस के लिए जो फाई नेट होता है वो 0 होता है, क्योंकि मैग्नेट में डाइपोल एग्जिस्ट करता है और जितनी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी उतनी वापस भी आएगी। तो ये कुछ ऐसा है, देखो ये कुछ ऐसा है कि हमारे पास गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, द टोटल या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ in magnetism, the total flux in a closed surface will be zero, यानी phi is equals to phi net is equals to इंटीग्रल B डॉट DA। मैग्नेटिक के लिए B डॉट D आ जाएगा और वो किसके बराबर होगा, 0 के। अब 0 क्यों आया, 0 इसलिए आया, अभी समझाता हूं, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं तुम्हें। मैं तुम्हें इस बात का प्रूफ करके दिखाता हूं, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो नोट, ये मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक एरिया है, ये हमारे पास कोई एक एरिया है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये हमारे पास कोई एक एरिया है जिसका एरिया है A। अब इस सरफेस के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है तो यहां से बाहर भी निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर एरिया A है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B है, अगर एरिया A है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, B है, अगर एरिया A है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B है, तो क्या होगा देखो। अगर जैसे कि हमारे पास क्या है, मान लो एक कॉपी है, ये बॉडी है कोई, हमारे पास ये कोई बॉडी है। अब इस बॉडी में क्या है, यहां से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। ये क्लोज कंटेनर मैंने मान लिया, ये क्लोज सरफेस मैंने मान लिया। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है, फिर वही तो अंदर जा रही है। अरे कंजरो निकम्मो, यहां से वो निकल रही है, फिर यहां से अंदर जा रही है। देखो मेरी बात सुनो, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये, और एरिया वेक्टर, यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, एरिया वेक्टर इसके लिए इधर को होगा, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर ए। तो यहां पे थीटा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो थीटा हो गया 180 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 180, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2। देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई नेट, फाई वन बी ए कॉस थीटा, फाई वन क्या आ जाएगा, बी ए कॉस 180 डिग्री। बी और ए के बीच में एंगल कितना है, 180, तो फाई वन कितना आ गया, 180 कितना होता है, बी ए 180 कितना होता है, -1, तो फाई वन आ गया हमारे पास -b है। फाई वन कितना आ गया, -b है। अब देखो यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड बाहर जा रही है, इस वाले से अगर बाहर जा रही है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी बाहर, ए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर इस सरफेस से, मैंने कहा इसका एरिया वेक्टर ये रहा, तो थीटा कितना हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया हमारे पास क्या, 0 डिग्री। वही मैग्नेटिक फील्ड, वही क्या फ्लक्स, सॉरी एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे इस केस में थीटा था 180 डिग्री, और इस केस में थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू में बी ए कॉस थीटा, तो फाई 2 क्या आ जाएगा, बी ए कॉस 0 डिग्री। तो फाई 2 क्या आ जाएगा, बी ए 1, तो फाई 2 कितना आ गया, बी ए। फाई 1 आ गया -बी ए, फाई 2 आ गया बी ए, तो फाई नेट क्या आ जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2, तो फाई नेट क्या आ जाएगा,
प्लस का बी ए या माइनस का बी ए प्लस का बी ए, और ये कितना आ जाएगा 0, यानी नेट फ्लक्स इज 0, नेट फ्लक्स इज 0। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, किसी एक क्लोज कंटेनर में, किसी एक क्लोज सरफेस में जो नेट फ्लक्स आता है वो 0 आता है। गॉस ने ये बोला चार्ज के साथ 0 नहीं आ सकता यार। अरे तू समझ तो नहीं रहा, चार्ज के साथ 0 नहीं आ सकता। चार्ज के साथ 0 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है मूर्खों। अगर यहां से फील्ड लाइन निकल रही है चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ, तो एक क्लोज सरफेस से कुछ तो फील्ड लाइन पास हो रही है। पर डाइपोल के साथ क्या है, मैग्नेट के साथ क्या है, मैग्नेट डाइपोल होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी तो अंदर भी आएगी, और यहां से बाहर यहां से अंदर, नेट क्या हो जाएगा 0। अरे यार, अरे लीचड़ी, और नेट क्या हो जाएगा 0। तो ये गॉस ने बोला, ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। बराबर है, नोट कर लो। यस यस। अब बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटाइजेशन। क्या लिखा है इसे छोड़ दो। दो चीजें, एक होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एक होता है मैग्नेटाइज्ड फील्ड। एक होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एक होता है मैग्नेटाइज्ड फील्ड। क्या होता है, एक बार को इसको भूल जाओ, मेरी बात को एग्जांपल सुनो। देखो, अरे रिलैक्स करो यार। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, मान लो एक सोलेनॉइड है। ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड के अंदर जा रहा है आई करंट, इस सोलेनॉइड के अंदर जा रहा है आई करंट। अब आई करंट यहां जा रहा है, आई करंट ऐसे ऐसे, फिर यहां से नीचे ऊपर, ऐसे ऐसे जाएगा ना, यहां से नीचे, यहां से ऊपर, यहां से नीचे, यहां से ऊपर, ऐसे। ये हमारा पास क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ, ये आई करंट आगे बढ़ गया, ठीक है। ये आई करंट आ गया आगे, और ये आई करंट ऐसे आ गया, ठीक है। आई करंट आ गया, ठीक है। अब आई करंट तो हमारे पास ये आ गया। अब मैंने कहा, तुम्हें पता है, अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, जी 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 जी, अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को होगी, बाहर को, यस बाहर को, यस। बी नॉट एयर है, हालांकि बाहर स्ट्रेट नहीं होती है, पर फिर भी मैंने हल्का सा बना दिया। बी नॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड है। होता क्या है, देखो यार, अभी ना जब मैं अगली क्लास आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको मटेरियल्स पढ़ाऊंगा, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो वो मटेरियल्स हैं, वो क्या है, मटेरियल्स हैं। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, देखो 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 मेरी बात सुनो। द फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, वैक्यूम में, एयर में। कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, एयर में, कुछ नहीं है, खाली सोलेनॉइड है। क्रिएट्स मैग्नेटिज्म, क्रिएट्स मैग्नेटिज्म मतलब क्या है, जैसे ये हमारे पास ना एयर में सोलिनॉइड था, है ना, इसके बीच में मैंने एक मटेरियल रख दिया, इसके बीच में मैंने एक मटेरियल रख दिया। मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो फील्ड होती है जो इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगी। ये चाहेगी ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करे, हल्के हल्के, किसकी तरह बिहेव करे, मैग्नेट की तरह। अरे यार, अगर तुम्हें याद हो ना, अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद हो, जब मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा रहा था, तो मैंने एक सॉफ्ट आयरन की कोर पे कॉपर की तार लपेटी थी। वाई सॉफ्ट आयरन कोर, ताकि मैग्नेटिज्म बढ़ सके। और वहां लिखवाया हुआ है सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए यूज हो रही ताकि मैग्नेटिज्म बढ़े। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, ये उसको भी मैग्नेटाइज कर देती है और वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो ओवरऑल मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, जो नॉर्मल, जो हमारे पास सोलेनॉइड है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, वो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो किसी दूसरे को मैग्नेटाइज करेगा, जो किसी दूसरे को मैग्नेटाइज करेगा, उसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। द फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड क्रिएट्स मैग्नेटिज्म is called magnetizing field. For example, a solenoid carrying current I and having number of loops n in vacuum. तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी बी नॉट, बी नॉट मैं बोल रहा हूं मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, याद रखना आज, बी नॉट इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, बी नॉट इज इक्वल्स टू, बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, यही होगा, म्यू नॉट एन आई, खत्म बात। क्या, खत्म बात, बराबर है, हाँ है ना, यस। मैग्नेटाइज्ड फील्ड क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड फील्ड क्या होता है, ध्यान से मेरी बात को सुनो कि मैग्नेटाइज्ड फील्ड क्या होता है। देखो, द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंड्यूस्ड। अब देखो, अब मान लो हमारे पास ये सोलेनॉइड है,
अब इस सोलेनॉइड में एक मटेरियल रखा हुआ है, ज्यादा हो गया ना घिस पिच। मान लो ये है, अब यहां पे क्या है, एक मटेरियल रखा हुआ है, ये मैंने एक मटेरियल रख दिया। अब ये जो बाहर जो ओवरऑल जो मैग्नेटिज्म है, ये तो एयर में बी नॉट है, एयर में बी नॉट है। अब ये बी नॉट की वजह से क्या होगा, ये मटेरियल भी मैग्नेटाइज्ड होगा, ये मटेरियल भी क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड। और ये मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, भैया ये क्यों मैग्नेटाइज होगा, देखो इस पे नंबर ऑफ टर्न्स लपटेंगे, हाँ इस पे भी सरफेस पे क्या आ जाएगा, आई करंट, ये मैं बोल रहा हूं आई एम, आई एम, हाँ ना, ये आई एम क्या हो गया, सरफेस करंट, सरफेस करंट। अरे अगर तार में करंट जाएगा तो कुछ मटेरियल के सरफेस पे भी करंट आएगा, तो ये हो गया सरफेस करंट, ठीक है। आई एम क्या हो गया, आई एम, आई एम मैंने कैपिटल आई रख दिया, बराबर है, यस। अब बी नॉट, ये जो कॉइल है, ये कॉइल भी मैग्नेटाइज्ड होगी, और जो ये मैग्नेटाइज होगी ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। इसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है बीएम, क्या आ रहा है, बीएम। क्या मेरी बात समझ में आई? इसने मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो मैग्नेटाइज कर रही है, मैग्नेटाइज्ड फील्ड, मैग्नेटाइज्ड फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो रहा है, देखो द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंड्यूस्ड इन अ मैग्नेट मटेरियल, मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है उसे मैग्नेटाइज्ड फील्ड कहते हैं, और जो कर रहा है उसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो कर रहा है मैग्नेटाइजिंग, जो हो रही है, जो इंड्यूस हो रही है मैग्नेटाइज, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बीएम किसके बराबर आएगा, यहां म्यू नॉट, यहां म्यू नॉट था तो यहां म्यू एम आएगा, मटेरियल की अपनी परमिटिविटी आएगी, यस, और एन, एन, और यहां पे आई एम आ जाएगा, सरफेस करंट, आई एम बराबर है सरफेस करंट, हाँ है ना। तो ये आ गया म्यू नॉट एन आई, यहाँ पे आई इस मटेरियल के ऊपर सरफेस करंट आ गया आई एम, तो मैंने कहा म्यू नॉट एन आई एम, म्यू नॉट एन आई एम। मैग्नेटाइजिंग जो मैग्नेटाइज करेगा, मैग्नेटाइज जो इंड्यूस हो रही है उसके अंदर, हाँ है ना। नोट करो पहले फटाफट से इसको, हो गया बेटा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे तीसरी और चौथी हमारे पास दो नई टर्म्स आती हैं, एक का नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, एक का नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो एक तरफ में क्या है, एक तरफ में क्या है, एक तरफ में क्या है, एक तरफ मैं उसके बारे में लिख रहा हूं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज है, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं मैग्नेटाइज्ड फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज। देखो तुम्हें भी ऐसे ही करना है, 1 2 फिर 3 फिर 4, हाँ या ना, ऐसे ही करना। देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, एबिलिटी किसकी, जो वो एक्सटर्नल सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ना, अरे जो वो सोलेनॉइड की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ना, उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सके। ये मटेरियल रखा हुआ है, इसके बाहर सोलेनॉइड है, अब इस सोलेनॉइड की एबिलिटी कितनी है कि वो इसको मैग्नेटाइज कर सके, कितनी ज्यादा एबिलिटी है इसको मैग्नेटाइज करने की, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और देखो अच्छा मेरी बात को ध्यान सुनो, इट इज नोटेड बाय एच, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम एच से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एच से, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम एच से दिखाते हैं। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो वो मटेरियल को मैग्नेटाइज ज्यादा करेगा। अगर करंट ज्यादा है, आई आई आई, अगर करंट ज्यादा है तो भी, ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी तो ज्यादा वो मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगा, हाँ या ना, यस। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स,
एम्पियर टर्न्स कहते हैं एनआई को, फॉलोइंग राउंड द यूनिट लेंथ। अच्छा यूनिट लेंथ बोल दिया ना उसने, अगर आप यहाँ पे एन अपॉन में एल लिखो, एल यूनिट लेंथ है, तो एन बाय एल क्या होता है, याद है ना, याद है ना एन। तो मैं यहाँ एम्पियर्स टर्न, अगर मैं यहाँ एम्पियर्स टर्न बोलूं एन आई, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कितना ज्यादा वो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगा, ये बात डिपेंड करती है एन, स्मॉल एन, कितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और कितना ज्यादा करंट जा रहा है, और उसको हम एच से दिखाते हैं। द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो मैग्नेटाइज करती है, टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, बराबर है। और एच का फॉर्मूला होता है एन आई, एच का फॉर्मूला होता है एन आई, एच का फॉर्मूला होता है एन आई, और यहां से क्या आ जाएगा बेटा, एन आई। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एच इज इक्वल्स टू एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू में आई। अरे एन क्या हो जाएगा, एन अपॉन में एल, हाँ या ना, तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ एच। बेटा देखो अभी मैं आपको एक सवाल दिखाऊंगा कि एच की यूनिट दे रखी होगी, आपको यूनिट से भी पहचानना पड़ेगा कभी कभी। यूनिट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट नहीं होती, करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, और लेंथ की क्या होती है मीटर, तो ऊपर आगे क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, यस, एम्पियर पर मीटर, बराबर है, यस 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 यस, बराबर है, यस। तो ये आ गया एम्पियर पर मीटर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, एम्पियर पर मीटर। आगे बोलो, अब एच का फॉर्मूला ये आ गया। अब वी नो दैट, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब एन आई को मैं क्या लिख सकता हूं, एच, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में एच, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में एच, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फर्दर, एच इज इक्वल टू बी नॉट बाय म्यू नॉट, वही बात हो गई। अरे म्यू नॉट एन आई होता है, एन आई को मैं एच लिख सकता हूं, ये आ गया। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कि कोई कितना मैग्नेटाइज कर सकता है किसी मटेरियल को, है ना। और अब ये क्या है, वो मटेरियल की एबिलिटी, वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, दिस इज कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, दिस इज कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटाइज हुआ है वो, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, उसे बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको हम आई से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आई से। तो इट इज डिनोटेड बाय आई, तो आई का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट भी एक बार निकाल लेते हैं, यूनिट ऑफ आई, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, एन आई ए, एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अरे मैग्नेटिक मूवमेंट याद है, एन आई ए होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो गया, मीटर क्यूब। अरे फॉर्मूला यही है, द मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम में। तुम सिंपल बात याद रखो, कोई कितना मैग्नेटाइज हुआ है ना, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है मैग्नेटाइज हुए हुए मैग्नेटिक मटेरियल की। तो आई इज इक्वल टू एम अपॉन में वी, तो ये क्या आ गया, यूनिट में पहले बाद में लिखता हूं, पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूं, देखो I is equals to magnetic movement per unit volume. The magnetic movement developed per unit volume. Magnetic movement per unit volume. इसको I से दिखाते हैं और M से भी दिखाते हैं। M से नहीं दिखा रहा मैं, क्योंकि M से मैग्नेटिक मूवमेंट को दिखा रहा हूं। तो यहां से मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, याद है NIA, कैपिटल NIA ये होता था। अब जो मैग्नेटाइज, जो मटेरियल है उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स हो गया n, करंट कितना हो गया, उसके लिए करंट था IM, करंट क्या था IM, और एरिया क्या हो गया उसके लिए, एरिया तो एरिया A हो गया यार। अब वॉल्यूम को तुम क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू में लेंथ, एरिया इंटू में लेंथ, एरिया से एरिया कैंसिल, और I इज इक्वल टू क्या आ गया, n पर यूनिट लेंथ। अरे छोटा n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या आ जाएगा, छोटा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, छोटा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या आ जाएगा, n
आई एम इंटू में आई, अरे एन अपॉन में एल क्या हो जाएगा, छोटा एन इंटू में आई एम। तो आई का फॉर्मूला होता है आई इंटू आई एम। आई एम क्या है, सरफेस करंट। एच का फॉर्मूला क्या था, एन आई। आई का फॉर्मूला क्या है, एन आई एम। सेम है, सेम है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटाइज फील्ड बी नॉट बी एम इज इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई एम। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच इज इक्वल टू एन आई, आई इज इक्वल टू आई एम। वहां पे वो आ जाएगा, और आई से आई काट मत देना यार, है ना यार। अब वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम भी वही जानते हैं जो तुम जानते हो। बी एम इज इक्वल टू में क्या होता है, म्यू नॉट इनटू में म्यू नॉट एन आई एम। और एन आई एम को मैं क्या लिख सकता हूं, तो बी एम इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू में बी एम अपॉन में म्यू नॉट। बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, बराबर है। इसको नोट कर लो, फटाफट से इसको नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, शाबाश। ओके बेटा, तो ये हमारे पास पांचवी टर्म है। पांचवी टर्म क्या है बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ध्यान से बात को सुनो यार, ऐसे घबराओ नहीं, बराबर है। देखो जैसे मान लो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक मटेरियल रखा हुआ है। अब मटेरियल जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है वो बी एम है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट। एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी नॉट, और मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर से निकाल रहा है दैट इज बी एम, दैट इज बी एम। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, बाहर से फील्ड जा रही है बी नॉट और मटेरियल इंड्यूस कर रहा है बी एम। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर से होके क्या गुजरी, बी नॉट तो होके गुजरा ही गुजरा। अरे बी नॉट तो मटेरियल से होके गुजरा ही गुजरा, साथ में क्या भी मटेरियल से गुजरा, बी एम। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, बी टोटल इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। क्या तुम्हें ये समझ में आई बात। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, मटेरियल के अंदर टोटल क्या है, टोटल बी नॉट तो बाहर से गुजरा और बी एम क्या था, उसने अंदर इंड्यूस किया। तो टोटल जो बोला ये, तो बी टोटल को हम बी लिखते हैं, b इज इक्वल टू में बी नॉट। अब बी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बी नॉट इज बच्चा, बी नॉट इज म्यू नॉट इनटू में एन आई, और बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में एन आई एम। कोई डाउट नहीं। बी नॉट इज इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एन आई एम। यहां से म्यू नॉट कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई प्लस आई एम, एन आई एम, या ऐसे ही कर लो डायरेक्ट। देखो पहले मैं तुम्हें बात बताता हूं, पहले इसको सीधा कर लो। देखो तुम्हें एक बात पता है, h इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई, और i इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई एम। एन आई एम की जगह मैं i लिख सकता हूं, और एन आई की जगह मैं h लिख। अरे भाई समझ में भी आ रहा है तुम्हारे, ये मैं बताऊं ना, बहुत नाजुक टॉपिक है यार ये। इससे अगली क्लास, इससे अगली क्लास, तुम कहोगे क्या ही चल रहा है यार, लेकिन अगर तुम इसको समझो ना तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बहुत प्यारा। देखो है ना यार, तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू में म्यू नॉट इनटू में एन आई को मैं h लिख सकता हूँ प्लस म्यू नॉट आई एम को मैं i लिख सकता हूँ। म्यू नॉट यहां से कॉमन ले लो, तो b क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट h प्लस आई। दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, द टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल, or the magnetic induction also defined as the total number of magnetic lines of force crossing per unit area normally through it। उस मटेरियल को कितना क्रॉस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसे कहते हैं। बी नॉट जो बाहर से जा रही थी, बी एम जो उसने इंड्यूस करी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया उसके अंदर से गुजर रही है जो बी, म्यू नॉट एन प्लस में आई, एन प्लस में आई। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। फटाफट से इसको नोट कर लो बेटा, शाबाश, फटाफट से, गुड। ओके सो बेटा जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक ये है। देखो यार पता क्या है, मैं डेफिनेशन पहले लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी समय बच सके यार, है ना यार। देखो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। देखो
रिलेटिव परमिएबिलिटी, अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। देखो, आप लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल रिलेटिव परमिटिविटी भी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा आपने? ई आर इज इक्वल टू ई एम अपॉन में ई नॉट, याद है? अरे याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। उसी प्रकार से मैग्नेटिज्म के अंदर भी रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है वो होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम या इन मीडियम डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। रिलेटिव को दिखाते हैं म्यू आर से, म्यू आर से। ये छठा है, मतलब सीधे में लिख देना इनको ना, छठा फिर सातवां। आप देखो, म्यू आर इज इक्वल टू में परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम क्या होता है बेटा? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम होता है म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। तो हमारे पास ये क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी याद रखना, म्यू एम बाय म्यू नॉट, म्यू एम बाय म्यू नॉट, म्यू एम बाय म्यू नॉट। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? देखो, नोट। अगर कोई मैग्नेट है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। अगर कोई मैग्नेट है, अगर कोई मैग्नेट है बी के लिए, बी नॉट एयर में, इन एयर, इन एयर, तो एयर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी नॉट इज इक्वल टू में म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बाय आर स्क्वायर। एयर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होगी, ठीक है, मान लो। इन एनी मीडियम, इन मीडियम, किसी मीडियम में, बी एम इज इक्वल टू म्यू एम बाय 4 पाई एम बाय आर स्क्वायर। सेपरेशन मान लो सब सेम है, तो यहाँ म्यू नॉट की जगह म्यू एम आ जाएगा, सॉरी, यहाँ बी नॉट की जगह बी एम आ जाएगा, म्यू नॉट की जगह म्यू एम आ जाएगा। अरे हाँ बोलना है यार, हाँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर मैं डिवाइड कर दूं 1 and 2 को, डिवाइड 1 and 2, डिवाइड 1 and 2, तो बेटा बी नॉट बाय बी एम म्यू नॉट। देखो, जैसे ये डिवाइड होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एम बाय आर स्क्वायर से एम बाय आर स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या? बचेगा म्यू नॉट बाय म्यू एम। यानी बी नॉट बाय बी एम म्यू नॉट बाय म्यू एम के बराबर होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, म्यू नॉट बाय म्यू एम, म्यू नॉट बाय म्यू एम म्यू नॉट बाय बी एम के बराबर है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? ऐसे, म्यू आर इज इक्वल टू बी एम बाय बी नॉट, ये भी लिख सकता हूं। अरे समझे कि नहीं समझे? मैं इसको म्यू एम बाय म्यू नॉट और बी एम बाय बी नॉट, बी एम बाय बी नॉट भी लिख सकता हूं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं, कोई डाउट नहीं, नहीं, बराबर है, यस, क्लियर है, यस। अगला है हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? पहले मैं तुम्हें ना टर्म्स के तौर पे समझा देता हूं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, उसके बाद में तुम्हें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी समझाता हूं कि होता क्या है। देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला जो होता है, ससेप्टिबिलिटी का, ससेप्टिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, ससेप्टिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अब देखो, बहुत ध्यान सुनना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसे इससे दिखाते हैं, मैंने जीटा एम से दिखा दिया, इसको बराबर है ना, एक्स मत बोल देना, बोल भी दो मनी मन में तो क्या दिक्कत है यार, बराबर है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज आई अपॉन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज, हमारे पास क्या हो जाता है, एच। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखो, मेरी बात को ध्यान सुनना, ये होता क्या है? अरे ध्यान से सुनिए, होता क्या है। वीडियो ऑन है? यस। देखो क्या होता है, देखो I क्या है, देखो H क्या है? H है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज मटेरियल, दिस इज एबिलिटी। और ये उसके मैग्नेटाइज होने की स्ट्रेंथ, ये उसके मैग्नेटाइज होने की स्ट्रेंथ और ये मैग्नेटाइज करने की स्ट्रेंथ। अरे हाँ या ना? ये क्या है? उसके होने की स्ट्रेंथ, मैग्नेटाइज होने की स्ट्रेंथ, एबिलिटी।
और ये क्या उसके मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी। तो जिनका इनका रेशियो होता है वो होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो रेशियो ऑफ ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक अप द मैग्नेटाइजेशन। वो कितना मैग्नेटाइजेशन झेल सकता है, वो कितना मैग्नेटाइजेशन झेल सकता है, ये निकाला जाता है। जितनी ज्यादा ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होगी उतना अच्छा वो मैग्नेटाइज होगा, उतना अच्छा वो मैग्नेटाइज होगा। कल जब मैं आपको 3 मटेरियल पढ़ाऊंगा, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तो मैं बताऊंगा सबसे कम ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डायामैग्नेटिक की होती है। ये अच्छा मैग्नेट नहीं बन सकता, पर फेरो बहुत बेहतर मैग्नेट बनता है। कारण क्या है, उसका ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। तो ससेप्टिबिलिटी हमें ये बताता है कि वो मैग्नेटाइज होने की उसकी कितनी एबिलिटी, कितनी औकात है उसकी मैग्नेटाइज होने की, मैग्नेटाइज होने की। कोई डाउट नहीं। तो ये होता है हमारे पास मोर द वैल्यू ऑफ जीटा एम, मोर द एबिलिटी टू मैग्नेट, एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड। हाँ है ना, बराबर है, हाँ है ना। ये था हमारा 7 पॉइंट, ये था हमारा टॉपिक आज का। एक बार मैं सारा का सारा रिवाइज कराना चाहूंगा आप लोगों को। देखो एक बार मैं सारा का सारा रिवाइज कराना चाहूंगा। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, कंक्लूजन, कंक्लूजन अगर मैं निकालू ना, कंक्लूजन अगर मैं निकालू तो सबसे पहले कंक्लूजन, सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैंने पढ़ाया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बच्चा इसको प्लीज बहुत ध्यान से सुन लियो यार, अगर तूने सुना ना सुना इसको ध्यान सुन लियो। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, जो मैग्नेटाइज करती है, जो मैग्नेटाइज करती है वैक्यूम में। इसका फॉर्मूला होता है बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगला होता है मैग्नेटाइज्ड फील्ड, जो मैग्नेटाइज्ड होकर निकली है फील्ड, इंड्यूस हुई है। दूसरा इज मैग्नेटाइज्ड फील्ड, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एम, म्यू नॉट एन आई एम। तीसरा हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम क्या लिख रहे हैं एच से, एच इज इक्वल टू एन आई, या फिर बी इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट एच, ये बराबर है। चौथा हम लोग लिख रहे हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, ये लिख दो, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिख दिया मैंने, हाँ सही तो है। मैग्नेटाइजेशन, अरे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन थोड़ी कहते हैं इसे तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कर रहा है यार, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटाइजिंग जिंग जिंग, जो मैग्नेटाइज करेगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अगला है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन होने की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जिसको हम आई से दिखा रहे हैं एन आई एम, और बी नॉट इज इक्वल टू म्यू, सॉरी बी एम इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई, हाँ है ना ये। अगला पांचवा हमारे पास क्या था, पांचवा हमने पढ़ा मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम किसे दिखा रहे हैं, बी से। ये क्या हो रहा है, म्यू नॉट ब्रैकेट में बी एच प्लस आई, एच प्लस आई। क्या तुम्हें ये समझ में आया? और पांचवा चीज छठा ये रहा, सातवां ये रहा। क्या तुम्हें ये समझ में आया? क्या तुम 6 7 ये इनके फॉर्मूले लिख सकते हो? हाँ। क्या तुम्हें याद रहेगा? हाँ। समझ में आ रही बात? यस यस। अब एक चीज है, अभी एक रिलेशन है, वो रिलेशन पूछ लेता है कभी कभी, जल्दी नोट कर लो इसको। ठीक है बेटा, हो गया, ये हो गया। अब एक लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिलेशन बेटा। हाँ हाँ रिलेशन, यस बेटा रिलेशन। देखो हमारे पास जो टॉपिक है, टॉपिक ये है कि देखो टॉपिक हमारे पास ये है कि रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बीच में एक रिलेशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या है? देखो, वी नो दैट
वी नो दैट, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्या जानते हैं हम? B इज इक्वल्स टू में B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट B प्लस सॉरी H प्लस में I, H प्लस में I। क्या ये रिलेशन हमें याद है? बिल्कुल याद है। B इज इक्वल्स टू बी नॉट म्यू नॉट H प्लस में I। और अगर इसको और ढंग से करना है तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं आपको कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे कोई एक मटेरियल रखा हुआ है, तो मटेरियल भी अपने अंदर से BM मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, B नॉट हो गया एयर में, तो B जो आएगा, जो B यहाँ पे जो B जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन वो क्या होगा? B इज इक्वल टू B नॉट प्लस BM, और B इज इक्वल टू B नॉट किसके बराबर होता है? B नॉट होता है किसके बराबर? म्यू नॉट H के और म्यू नॉट I के बराबर ये होता है। म्यू नॉट हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? हाँ NI भी आ सकता है, NIM भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो ऑन है? यस यस। तो यहाँ से B क्या आ जाएगा बेटा? म्यू नॉट कॉमन हो गया, H प्लस I हमारे पास आ गया, यस H प्लस I हमारे पास आ गया, यस। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो B है, ये जो B है ये मटेरियल के लिए है। किसके लिए? मटेरियल के लिए। अब क्या मैं इस B को देखो, यहां पे जो B नॉट है, यहां पे जो B नॉट की वैल्यू है वो है म्यू नॉट H, और जो BM की वैल्यू है वो है म्यू नॉट I। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर B नॉट है तो उसको मैं म्यू नॉट H लिख सकता हूं। यहां पे इस B को जो टोटल है उसको मैं लिख सकता हूं, ये मीडियम है तो म्यू R, ये मीडियम है तो म्यू R, और यहां पे आ जाएगा H, म्यू R इंटू H। H क्या है? कितना मैग्नेटाइज वो कर रहा है, बराबर है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, B की जगह म्यू R इंटू H लिखा, म्यू R इंटू H इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस में I। म्यू नॉट को इधर डिवाइड किया, H को इधर डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा? म्यू R डिवाइड बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू H प्लस I डिवाइड बाय H, बराबर है, यस। म्यू R बाय म्यू नॉट, अभी करता हूं चलो, म्यू R बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू ये 1 प्लस I अपॉन में H हो जाएगा। अरे ये इससे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, और इससे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा। अब ध्यान से सोचो कि अभी अभी तुमने लिखा है कि म्यू R, अरे म्यू R कहां से आ गया साला? म्यू R नहीं, म्यू M। अरे यार कहां ध्यान है यार, मीडियम है ना वो, अरे मीडियम है तो म्यू M आएगा ना, अरे मीडियम है ना वो, मीडियम म्यू M आएगा, वो म्यू R लिख रहे हो यार, निकम्मो तुम भी यार। म्यू M, मेरा ध्यान ना थोड़ा सा कहीं भटक गया था, देखो तो म्यू M आ जाएगा। अरे मीडियम था ना, तो मीडियम के लिए क्या आ जाएगा? म्यू M इंटू में H, तो ये क्या आ गया? म्यू M बाय म्यू नॉट। तो बेटा म्यू R रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? म्यू M बाय म्यू नॉट, और ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? I बाय में H। तो क्या यहाँ मैं I बाय में H को ससेप्टिबिलिटी लिख सकता हूँ? यस। म्यू M बाय म्यू नॉट को म्यू R लिख सकता हूँ। तो यहां से रिलेशन क्या आ गया? म्यू R इज इक्वल टू 1 प्लस में ससेप्टिबिलिटी, ये हमारे पास रिलेशन आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बराबर है, हाँ या ना? क्लियर है? तो ये रिलेशन है, क्या ये बकैती पता होनी चाहिए? नहीं, डायरेक्ट में रिलेशन पता होना चाहिए। म्यू R इज इक्वल टू 1 प्लस में ससेप्टिबिलिटी, म्यू R इज इक्वल टू 1 प्लस में जीटा M, म्यू R इज इक्वल टू 1 प्लस में जीटा M, बराबर है, हाँ या ना? तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। यहां पे हमारा खत्म होता है सारा टॉपिक, ये सारे फॉर्मूले। आज का होमवर्क क्या है? एक बार इसको पूरा लिख के प्रैक्टिस करना है, एक बार इसको रफ में लिखो, एक बार नोट्स में करो, जितनी बार लिखोगे उतना दिमाग में जाएगा। और क्या करना है, तुम्हें असाइनमेंट यहाँ पे तो होगा नहीं वैसे, तुम्हें क्या करना है, आज तुम्हें होमवर्क में क्या करना है? सबसे पहले ना, अब एक काम करना कि इसका ना एग्जाम्पल एक सेकंड, हाँ प्लीज बेटा, प्लीज मेरे लिए एक बार ना, तुम्हारी माँ की कसम है, फटाफट जब तुमने इतना खत्म कर ही दिया है ना, तो एक बार एनसीईआरटी का मैग्नेटाइजेशन, बेटा इससे पहले एक टॉपिक पढ़ता है अर्थ मैग्नेटिज्म। मैं जानता हूं तुम्हारे पास नई किताब होगी, उसमें वो होगा भी नहीं, छोड़ो उसे। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये पूरा एक बार पढ़ना स्टार्ट करो एनसीईआरटी से। सिर्फ एक पन्ना है, इस एक पन्ने को पढ़ो,
ये जो लिखा हुआ है बी नॉट बी एम, ये सारा लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ोगे ना आपको पूरा समझ में आएगा। और उसके बाद एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसके बाद एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को तुम्हें करना है, इस एग्जाम्पल को तुम्हें करना है, तुम्हारा होमवर्क में है। और फिर डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक तो मैं कराऊंगा अगली क्लास में, अगली क्लास में डाया पढ़ेंगे, उसके बाद फेरो पैरा पढ़ेंगे। होमवर्क आज का क्या है, आज का होमवर्क आपके पास ये है कि इस चैप्टर के एक बार इसको पूरा रफ में कर लेना, एक बार नोट्स में कर लेना, एनसीईआरटी अभी पढ़ लेना, अभी पढ़ लेना, है ना। देखो और क्या करना है तुम्हें होमवर्क में, ऑल एग्जाम्पल्स कर लेना, ऑल एग्जाम्पल, 6-7 नई किताबें तुम्हारे पास तो 7 एग्जाम्पल होंगे उसके अंदर, है ना। 1-2 तुमसे वैसे ही नहीं होंगे, बाकी जितने एग्जाम्पल्स हो उतने कर लेना। और समय बचे तो बैक एक्सरसाइज भी कर लेना, है ना। समय बचे, क्यों नहीं बचेगा समय क्यों नहीं बच रहा तुम्हारे पास, बराबर है ना, बैक एक्सरसाइज भी कर लेना। क्लियर है, तो ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। और ठीक है बेटा, टेक केयर। और एक बार इसको दोबारा ध्यान से देखो यार, एक फॉर्मूले को दोबारा लिखो यार, ये दिमाग में बैठना चाहिए, बराबर है, हाँ है ना। नोट करो। ओके बाय, टेक केयर बेटा।